नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनबीए एजुकेशन पे। और आज है आपके पॉलिटी आर्टिकल का अगला सेशन। तो इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं भाग 4 को। ठीक है, भाग 4। इसमें आपका क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आर्टिकल 36, अनुच्छेद 36, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा। ठीक है, राज्य क्या है फिर मैं बता देता हूं आपको। राज्य आपका यूपी बिहार नहीं है, एक ऐसी अथॉरिटी जो अपने अंदर नियमों का क्रिएशन यानी कि नियमों को बनाना, ठीक है, उनका अनुपालन यानी कि उसको फॉलो करवाना, और उसके लिए दंड, उस सब का प्रावधान कौन करता है? तो वो एक अथॉरिटी करती है और उसी को हम राज्य कहते हैं। ठीक है, मैंने पिछली बार आपको बताया भी था आर्टिकल 12 के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 37, ये कहा गया है नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुपालन करने का राज्य का दायित्व होगा। मैंने बताया ना, एक अथॉरिटी होगी। तो इसमें कहा गया है कि जो भी इसके अंदर निर्देश दिए गए हैं पार्ट 4 के अंदर, उन सभी का पालन करना किसका कर्तव्य है? तो वो राज्य का कर्तव्य है। लेकिन इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते कि भैया, जैसे इसमें कहा गया है कि अपने राज्य के जो भी आपके सदस्य हैं या फिर जो आपके नागरिक हैं, उन सभी को रोजगार मुहैया कराना है। तो इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते कि भैया आपने इसमें लिख रखा है, हमको दिया क्यों नहीं। ठीक है, ये आपके कोर्ट में निलंबित है, इनके खिलाफ आप केस नहीं कर सकते। आप करेंगे भी तो जज पहले ही तारीख को आपका केस डिसमिस कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 38, इसमें कहा गया है सामाजिक व्यवस्था का संवर्धन और लोगों के कल्याण की सुरक्षा। ठीक है, लोगों के कल्याण की बेसिक बात कही गई है कि लोगों के कल्याण के जो बारे में कौन निर्देश करेगा? तो वो एक राज्य यानी कि एक अथॉरिटी उसके निर्देश देगा। ठीक है, अनुच्छेद 39, इसमें कहा क्या गया है? इसमें कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत विशेष रूप से नागरिकों के अधिकार और समानता। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, हर एक नागरिक का अधिकार और उसकी समानता, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आप किसी अलग एक समुदाय को अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आपका जो देश है, ठीक है, जो आपका देश है, उसके लिए इस देश में जो भी आपका नागरिक होगा उसके लिए आप समान प्रावधान रखेंगे। ठीक है, इस देश के अंदर जो भी रहता है उस सभी के लिए क्या होंगे? समान प्रावधान होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, चलो आर्टिकल 39A, समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता। दैट मीन्स कि आप अगर किसी केस में फंस जाते हैं, ठीक है, और आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपने लिए कोई वकील कर सकें, तो आपको सरकार की तरफ से एक वकील दिया जाएगा। ठीक है, विधिक सहायता मीन्स विधि में सहायता। ठीक है, निशुल्क विधि सहायता। ठीक है, 39 से इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। ठीक है, आर्टिकल 40, इसमें कहा गया है ग्राम पंचायतों का गठन। देखिए, ग्राम पंचायतों के लिए एक अलग से आपका पूरा पार्ट भी है, तो उसकी बात हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये एक गांधीवादी, क्या है? गांधीवादी आर्टिकल है। ठीक है, मैं बताता भी रहूंगा कौन सा गांधीवादी है या फिर कौन सा मार्क्सवादी है, तो ये सारी चीजें मैं बता दूंगा। ठीक है, आर्टिकल 41, इसमें कहा गया है बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी आदि में सार्वजनिक सहायता का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 42, इसमें कहा गया है काम की उचित मानवीय परिस्थितियां एवं महत्व राहत, यानी कि जो एक दायरा होता है। ठीक है, यानी कि इसमें कहा गया है निर्वाह योग्य मजदूरी, ऐसी एक मजदूरी, ऐसा एक वेतन जिसमें कम से कम एक व्यक्ति अपने परिवार का निर्वाह कर सके, उसके कायदे से उसको
उतनी मजदूरी उतना वेतन दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आर्टिकल 43 का क्या गया है, मजदूरों की जीविका के लिए पर्याप्त वेतन और सम्मानजनक जीवन स्तर। यानी कि ऐसा ना हो भैया कि वहां पे जहाँ पे वो काम करने जा रहा है वहां पे जाने के साथ उसको ऊपर दंड या फिर ऐसे कोई तुत्कार के कोई उसको अपमान करे, तो ऐसा उसके साथ नहीं होना चाहिए। उसका भी अपना एक जीवन स्तर है, उसके भी अपने मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, हमारा जो प्रस्तावना है संविधान की उसमें भी कहा गया है कि आपको प्रतिष्ठा एवं अवसर में समानता का अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आर्टिकल 43A, उद्योगों में श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी। दैट मीन्स कि अगर कोई पॉलिसी बनाई जा रही है, उस पॉलिसी में आप एक मजदूर की जो विचार हैं उनको भी आप सुनेंगे और उनके तहत ही उस पॉलिसी को, उस जो गणना है उसको आप करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप बड़े बड़े लोगों की बातें सुन रहे हैं और उसके आधार पे आप पॉलिसीज बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो यही कहा गया उद्योगों में श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 44, सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। ये सिंपल से इतना पूछा जाता है कि समान सिविल संहिता किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 44 में है। ठीक है, सभी लोग समान होंगे, तो आप इसको सीधे इस तरीके से याद रख सकते हैं, दोनों नंबर समान है ना, दोनों नंबर क्या होंगे, समान। या फिर पार्ट 4 के 4 4। ठीक है, पार्ट 4 के 4 4, यानी कि सब लोग समान हो जाएंगे फिर, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं यार। आगे आर्टिकल 45, 6 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा एवं देखभाल। ये एक्चुअल में पहले डीपीएसपी में था। ठीक है, शुरुआत में ही ये इसको डीपीएसपी में लिखा गया था। उसके बाद होता है आपका 86वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर में। ठीक है, कब होता है, 2003 के अंदर। और इसी को लिख दिया जाता है आर्टिकल 45 को 21A में। किस रूप में इसको लिखा जाता है, 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में, कि जो आपके जो पेरेंट्स होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, अपने 6 साल से नीचे 6 साल से 14 साल तक के जो भी बच्चे होंगे, देखिए 6 वर्ष तक के लिए इसमें लिखा गया है, और इसी के आधार पे जो आर्टिकल 21 में लिखा गया है वो 6 से 14 साल तक के लिखा है। ठीक है, इसमें कब तक, 6 साल तक, यानी कि इसमें जो लिखा गया है ये 0 से 6 साल तक के लिए लिखा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर 6 से 14 कहे तो वो 21 का ए है, और अगर 0 से 6 कहे तो 45 है। ठीक है, तो कभी कभी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 46, अनुसूचित जातियों जनजातियों कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन। ठीक है, यानी कि SC ST और जो भी आपके पिछड़ा वर्ग है उसके लिए शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन। ठीक है, समझ गए होंगे, इतना कुछ इसमें समझने लायक नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 47 कहा गया पोषण स्तर एवं जीवन स्तर का संवर्धन और जन स्वास्थ्य का सुधार। ठीक है, यानी कि जो राज्य होगा वो ध्यान रखेगा कि सबको समान पोषण और आवश्यक जो पोषक तत्व हैं वो सभी मिलते रहें। ठीक है, आर्टिकल 48 का क्या कहा गया, आर्टिकल 48 में कहा गया है कृषि एवं पशुपालन का संगठन, गाय एवं बछड़ों की हत्या निषेध। ठीक है, यानी कि राज्य ध्यान रखेगा कि कृषि में और पशुपालन में उसका जो एक मिनिमम जो एक कॉस्ट होता है वो उसको मिलना चाहिए। और गछड़े गछड़े कह रहा हूँ यार, मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, बछड़े एवं गांव के हत्या का निषेध। ठीक है, जो आपके कसाईयों को बेच दिया जाता है गाय वगैरह, तो वो सभी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 48A में कहा गया है पर्यावरण वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा व सुधार। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पर्यावरण से संबंधित डीपीएसपी में कौन है, 48 का ए पूछा गया है भाई काफी बार। ठीक है,
डीपीएसपी के अंतर्गत यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पर्यावरण वन एवं वन्य जीव सुरक्षा के आधार पे कौन सा अनुच्छेद लिखा गया है? तो 48 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका आर्टिकल 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा स्मारक, कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पे आपका जो भी देश के शहीदों के लिए बनाया गया है या फिर अन्य किसी राष्ट्रीय महत्व के लिए बनाया गया है, तो वो सभी आपके जो संरक्षण होगा वो कौन करेगा? तो वो राज्य के नागरिक करेंगे। ठीक है, उनका कर्तव्य है कि वो उसकी सुरक्षा करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 50 में कहा गया है न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण। ठीक है, यानी कि न्यायपालिका अपना अलग काम करेगी, कार्यपालिका अपना अलग काम करेगी। इन दोनों के बीच में एक होगा, कौन होगी? वो विधायिका। ठीक है, ना ये इसके काम में कोई दखल अंदाजी करेंगे, ना ये इसके काम में कोई दखल अंदाजी करेंगे, दोनों अपना अलग अलग काम करेंगे। ठीक है भाई, ना इसके काम में कोई दखल अंदाजी होगी, ना उसके काम में उसकी कोई दखल अंदाजी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 51 में कहा गया है राष्ट्रीय शांति एवं अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में संवर्धन, यानी कि राज्य ये कोशिश करेगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो भी राज्य जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपनी शांति को बनाए रखेगा और सुरक्षा का संवर्धन रखेगा, यानी कि कोशिश करें कि युद्ध ना हो, झगड़े ना हो पड़ोसियों के साथ। ठीक है, और बाकी सारी चीजें जो भी आपकी एक राज्य में शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है, उन सभी का अनुपालन कौन करेगा? तो एक राज्य करेगा। ठीक है, आर्टिकल 51 ए, इसमें कहा गया मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, ये कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन से, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, कब? 1976 में। ठीक है, किसकी सिफारिश पे? तो ये स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश थी। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश। और कहाँ से लाया गया इसको रसिया से लाया गया था, जो उस समय पे यूएसएसआर था। ठीक है, चलिए ये सारी थी। और कितनी जोड़ी गई थी? तो उस समय 10 जोड़ी गई थी। ठीक है, बाद में 11वां मैंने अभी आपको बताया। 11वां कौन सा है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अभिभावकों द्वारा क्या होगी? आवश्यक शिक्षा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुरू होता है आपका भाग 5। ठीक है, अब शुरू होता है आपका भाग 5। भाग 5। ठीक है, इसमें क्या बताया गया? इसमें कहा गया है संघ, यानी कि जिसको आप हिंदी अपनी भाषा में केंद्र कहते हैं। ठीक है, संघ। इसमें आर्टिकल 52 से लेके कहाँ तक है? 151 तक। ठीक है, तो यानी कि हम अगर बात करें तो लगभग आपके 100 से ज्यादा आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एबीसी मिला के। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं भाई। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट भी डाल रखा है, तो आप उससे ट्रिक भी देख सकते हैं, पकानिको का द्योदशम। ठीक है, तो वो शॉर्ट अगर आप चाहते हैं तो देख सकते हैं भाई। ठीक है, आर्टिकल 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। ठीक है, और सिंपल सी साधारण भाषा में आप कह सकते हो। बाकी इसमें लिखा गया है कार्यपालिका शक्ति का राष्ट्रपति में निहित होना। ठीक है, यानी कि वो प्रमुख ही कहा गया। आर्टिकल 54 में कहा गया राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, कि कैसे इसका निर्वाचन होगा? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसमें क्या होता है? तो इसमें हम प्रेफरेंस देते हैं। मान लीजिए आपका ए, बी और सी
3 लोग चुनाव में खड़े हैं तो हम कहेंगे कि भैया हम चाहते हैं कि 1 नंबर पे बी होगा, नहीं जीतता है तो 2 नंबर पे बी होगा, नहीं जीतता है तो 3 नंबर पे सी होगा। ठीक है, ऐसे हम प्रेफरेंस देते हैं और उसी प्रेफरेंस के आधार पे फिर चुनाव का रिजल्ट निकाला जाता है। जिसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है वही चुनाव जीत जाता है। ठीक है, और इसमें कहा गया है एटलीस्ट आपको 1/6 मत प्राप्त करना आवश्यक है, वरना आपकी जो जमानत राशि है, जो 15,000 रुपए जमा की जाती है, वो जब्त कर ली जाएगी। यानी कि आप फालतू में चुनाव लड़ने आए थे। ठीक है, इसमें आपको 50 प्रस्तावक चाहिए। क्या चाहिए? 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुमोदक चाहिए। कितने? 50 ही अनुमोदक चाहिए। ठीक है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक क्या होते हैं? जैसे आपने लोकसभा में खड़े होके कहा कि भैया मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि भैया मेरी तरफ से इतने 50 लोगों ने, ये 50 लोगों ने कहा है कि आप चुनाव लड़िए, यानी कि उन्होंने प्रस्ताव रखा है। और फिर आपको दिखाना पड़ेगा ये 50 लोगों ने मुझे अनुमोदक किया है, यानी कि इन्होंने मेरा समर्थन किया है। ठीक है, कि हाँ आपको चुनाव लड़ना चाहिए। ठीक है, तो और ये 50 लोग अलग अलग होने चाहिए, यानी कि रिपीटर नहीं हो सकते, यानी कि 100 लोग टोटल आपको चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें विजय किस तरह होती है? तो इसमें विजय होती है 50% +1, यानी कि जितने मत पड़े हैं, ठीक है, उसके 50% से एक मत ज्यादा। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल 55, इसमें कहा गया है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। मतलब इसका भी मतलब समझ लो भाई। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 55 के अनुसार कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा उसके बारे में बताया गया है। कौन कौन भाग लेगा? तो एक लोकसभा और राज्यसभा, इसके निर्वाचित सदस्य, यानी कि जो आपके 12 लोग निर्वाचित नहीं होते हैं ना, मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, और 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं लोकसभा में, जो कि अब समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन अब समाप्त हो गया। अभी भी सांस्कृतिक तौर पे जिन्होंने अग्रसर काम किया है उन 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो भाग नहीं लेंगे। ये दोनों लोग भाग नहीं लेते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। ठीक है, और कौन? तो विधान सभा। भैया विधान परिषद के भाग नहीं लेते हैं? नहीं, विधान परिषद चूंकि 6 राज्यों में है, सभी राज्यों में नहीं है, तो विधान सभा के सभी सदस्य प्लस इसके साथ दिल्ली प्लस पुद्दुचेरी प्लस आपका कश्मीर के जो विधानसभा के सदस्य हैं, चूंकि यहाँ पे विधानसभा है। ठीक है, तो यहाँ के विधानसभा सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये इतने लोग इसमें चुनाव में आते हैं। अब आर्टिकल 56 क्या कहता है? आर्टिकल 56 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल, जो कि कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है, आर्टिकल 57 कहता है राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होना, तो ये कितना है? तो ये अनलिमिटेड है, मतलब आप जितनी बार चाहो उतनी बार चुनाव लड़ सकते हो। लेकिन अभी तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छोड़ के कोई भी 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं रहा है। ठीक है, सिर्फ एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार रहे हैं। एक्चुअल में 2 बार क्यों रहे थे? तो एक बार तो ये आए थे संविधान सभा से, और दूसरी बार ये चुनाव लड़के आए थे और योग्य भी थे। ठीक है, तो इस वजह से 2 बार थे। आगे बढ़ते हैं भाई। राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के लिए योग्यता सुन लीजिए। पहली बात तो
सबसे बड़ी बात कि इंडियन होना चाहिए, ठीक है, इंडियन होना चाहिए यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, 35 साल उम्र क्रॉस कर चुका हो, ठीक है। तीसरी बात कि लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, इसमें से किसी एक में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। तीसरी चीज, लाभ के पद पे ना हो, ठीक है, लाभ के पद पे ना हो, दैट मीन्स कोई भी सरकारी जॉब ना कर रहा हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। आर्टिकल 59 ये अब हटा दिया गया है तो इसको पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें बेसिकली शर्तें दी गई थी, ठीक है, कि पागल ना हो, दिवालिया ना हो, ठीक है। तो यार ऐसे आप राष्ट्रपति एक सम्मानीय पद है ना, तो उसके बारे में ऐसे कैसे लिख सकते हो। मतलब इसमें ये लिखा गया था कि राष्ट्रपति बनने के लिए वही शर्तें होंगी जो कि एक मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए शर्तें होंगी, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए शर्तें ये थी कि पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो भैया ऐसा, आप एक राष्ट्रपति एक सम्मानीय पद है, हमारे भारत का प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति, तो आप उसके लिए ऐसे लिख सकते हो। तो इसको अब निरस्त कर दिया गया है, ठीक है, हटा दिया गया है। अगला है आर्टिकल 60। इसमें कहा गया है राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञा, तो ये कौन दिलाता है, तो ये दिलाते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अगर वो ना हो भैया तो कोई भी जो वरिष्ठ जज है वो आपका आके इनको राष्ट्रपति को क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा, ठीक है। भैया वो भी ना हो तो दूसरा जो वरिष्ठ होगा उनसे, वो भी ना हो उनसे जो वरिष्ठ होगा, ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भैया एक ही हो सकता है कि ना हो, दूसरे तो होंगे ही, है ना। फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, कि मुख्य न्यायाधीश नहीं है और वरिष्ठ न्यायाधीश ने इनको आके शपथ दिलाई हो, ठीक है। चलिए आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, तो इसका सुन लीजिए कहाँ से लाया गया है, तो यूएसए से लाया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया गया है, तो वो ब्रिटेन से लाया गया है, यूके, ठीक है। कहाँ से, यूके से लाया गया है। और ये महाभियोग कहाँ से लाया गया, यूएसए से लाया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें पहली बात तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। उसके बाद कहाँ से पारित होता है, तो या तो ये लोकसभा से पारित होगा और या तो ये राज्यसभा से पारित होगा, ठीक है। जहां से भी पारित होगा वहां से 2/3 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए कि हाँ भैया हम महाभियोग शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। और फिर दूसरे सदन में जाएगा और वहां से भी 2/3 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। अगर दोनों जगह से ये पारित हो गया तो फिर राष्ट्रपति को अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। क्यों लाया जाता है, या तो राष्ट्रपति किसी देश के प्रति जैसे कहते नहीं कि ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी देश के मान लीजिए जैसे कहते हैं चाटुकार, ठीक है, वो, या तो राष्ट्रपति किसी देश के प्रति बहुत ज्यादा उदार हो जाए, संविधान का उल्लंघन कर दे, उस दशा में महाभियोग लाया जाता है, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आगे आपको उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, फिर महान्यायवादी, और ऐसे धीरे धीरे करके आपको सभी आर्टिकल धीरे धीरे समझाते हुए बढ़ेंगे और आपके सीरीज में सारे आर्टिकल कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एनबीए एजुकेशन आगे सारे आर्टिकल पढ़ने के लिए, ठीक है। धन्यवाद।